हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कर रखी है, जिसके अंतर्गत हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और मध्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक हम बिल्कुल सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एमसीक्यूज भी हमने डाल दिए हैं आधुनिक काल के अंतर्गत। आधुनिक काल को, जैसे कि आपको पता है कि आधुनिक काल को कई उपभागों में विभाजित किया गया है। तो आधुनिक काल के संदर्भ में बच्चे ढंग से देख ले एक बार। आधुनिक काल को गद्य और पद के दो भागों का विकास हुआ था। गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ और पद के विकास क्रम में कौन से उपभाग हैं, तो ये हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो जो पद्य का विकास था आधुनिक युग का, कविता का विकास क्रम के आधार पर ये 6-7 भागों में बांटा गया था, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोग, ये सारे कविताएं हम कर चुके हैं। और इनकी मैंने एमसीक्यूज़ की वीडियो भी डाल दी है। लगभग 350 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैंने डाल दिए हैं। तो वीडियो आप देख सकते हैं। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, यूजीसी, नेट की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय से, वो बेझिझक हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और मेरा टारगेट है कि 1 महीने के अंतर्गत मैं संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा, और बिल्कुल निःशुल्क है। कोई किसी प्रकार की फीस आपसे नहीं ली जा रही है। तो ये मेरा अपनी रुचि है कि जिसके तहत मैं आपको निःशुल्क ये सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। चाहे आपका केवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो, जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, हर दृष्टिकोण से ये वीडियो हमारी, जो हमने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वो हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आधुनिक, हम पूरा आधुनिक में पद्य के विकास क्रम से तो हम पूरा करवा चुके हैं। आज से हम गद्य के विकास को शुरू कर रहे हैं कि आधुनिक काल में गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ। और गद्य के अंतर्गत आपको पता है कि आपके नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ये सब रिपोर्टाज, ये सब हम करवाएंगे। आत्मकथा, जीवनी, डायरी, ये सब गद्य के अंतर्गत आ जाती हैं। तो गद्य में आज हम गद्य का विकास कहाँ से शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ, उसका विकास क्रम क्या है, कितने भागों में विभाजित किया गया है गद्य के, उसके नाटक। तो आज हम इस वीडियो में नाटक पढ़ेंगे कि नाटक का विकास क्रम क्या है, किस प्रकार से नाटक की शुरुआत हुई, कितने भागों में बांटा गया है, ये सब बारी बारी, और फिर एक एक लेखक के हम नाटक पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम भारतेंदु के नाटक पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन सबसे पहले उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे कि नाटक का विकास कहाँ से शुरू हुआ, नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देख लेते हैं वीडियो को फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपको नाटक मिलेंगे, बिल्कुल सन के साथ मिलेंगे। और नाटक किस प्रकार का है और नाटक का वर्ण विषय क्या है, इस प्रकार से हम आपको देंगे। और नोट्स आप अपने बना लें यहाँ से। लेकिन एक बार ये सब डिटेल पढ़ने से, ये सब पढ़ने से पहले, सीधे नाटक और उसका लेखककार, रचनाकार पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि नाटक का जो विकास क्रम है वो कहाँ से शुरू होता है। तो ये कुछ एक परिस्थितियाँ होती हैं जो आपको पढ़नी ज़रूरी होती हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है। क्योंकि हम बीच-बीच में से, हमारे प्रश्न गलत क्यों होते हैं? क्योंकि हम शुरू सीधा भारतेंदु के नाटक रट लिए, जयशंकर प्रसाद के रट लिए। लेकिन अभी ऐसा ही तो हुआ था पीजीटी में भी, एचपीएससी जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, बच्चे जो है शुरू से नहीं पढ़ते, यहाँ से शुरुआत से शुरू नहीं करते, और फिर कहेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे ऐसा लिखा था, वैसा लिखे से। अरे भाई, तुम एडी से चोटी तक की सारी बातें लिखोगे विकास क्रम के हिसाब से, तो क्यों नहीं होगा आपका। तो ये है कि आप पूरे बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और हिंदी नाटक का विकास हम आज से पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं। तो चाहे यूजीसी नेट वाले बच्चे ही क्यों ना हो, वो भी शुरुआत से यहाँ से देखेंगे इसको। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं, उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। अब आपसे पहला प्रश्न टीजीटी के लिहाज से तो सीधा यही बन जाता है कि नाटक की परंपरा का सूत्रपात किस कवि से माना जाता है, किस रचनाकार से माना जाता है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से माना जाता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी नाटक मिले उसमें नाटक के तत्वों का अभाव था।
प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, ये वैसे भी पूछी जाती है। तो प्राणचंद चौहान कृत एक रामायण महानाटक है जो कि 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तथा कवि उदय करत हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में पद्यात्मक है। मतलब ये जो दोनों नाटक है ये पद्यात्मक है, और नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए, गद्यात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तथा ये नाट्य रचनाएं नहीं हैं। ठीक है, आधुनिक काल में क्या कहा कि वैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि रामायण महानाटक किस लेखक का ये नाटक है, तो आपको ये बताना कि प्राणचंद चौहान का है, और हनुमान नाटक किसकी रचना है, तो कवि उदय करत है। लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं, पद्यात्मक हैं, तथा ये नाट्य रचनाएं नहीं हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरिधर दास ने नहुस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने स्टार लगाए लगा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आता है पेपर में कि नहुस नाटक के रचनाकार कौन है, तो गोपाल चंद गिरधर दास हैं, जो कि भारतेंदु जी के पिता थे, और नहुस की रचना कब की थी, 1857 में। कवि गणेश ने प्रद्युम्न विजय, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1863 ईस्वी में, तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 ईस्वी में नाटकों की रचना की। तो क्या होता है कि कुछ पहले जो नाटक लिखे गए थे, जैसे कि हनुमान नाटक थे और ये थे, तो भारतेंदु युग से पहले जो नाटक लिखे गए थे वो क्या थे, पद्यात्मक थे। लेकिन भारतेंदु जी के बाद आधुनिक काल में जो नाटक लिखे गए, तो ये वो नाटक थे जैसे गोपाल चंद गिरधर दास का नहुस, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, और प्रद्युम्न विजय गणेश कवि का। तो ये नाटकीय रचनाएं थी, इन्हें हम नाटकों की रचना में ले सकते हैं। जानकी मंगल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद रखना। इनमें से अंतिम रचना ही नाट्य गुणों से संपन्न है। मतलब इतनी जो रचनाएं आपको बताई हैं अभी हमने, तो इनमें से जो ये है जानकी मंगल है, ये जो है यही नाट्य गुणों से संपन्न है। मतलब नाटक तो बहुत सारे लिखे गए, लेकिन किसको हम नाटक कह सकते हैं, जिसमें नाटक के तत्व हो उसे ही तो हम नाटक कह सकते हैं। तो ये सब आप अपने नोट्स में लिखते जाएं, रचना लिखें, प्रकाशन वर्ष लिखें, और ये आप नोट कर लें, वैसे पूछ लेते हैं। नाट्य गुणों से संपन्न है, किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में नाटक प्रकाशित हो चुका था। क्या करें कि जब तक जानकी मंगल भी 1868 में आया था और भारतेंदु जी का विद्या सुंदर आ गया था, जो संस्कृत के चोर पंचाशकी का हिंदी अनुवाद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, वैसे मैं आपको भारतेंदु जी की जो रचनाएं नीचे करवाऊंगी उसमें ये करवाऊंगी, लेकिन अभी भी आप ध्यान दे सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है कि भारतेंदु जी का जो विद्या सुंदर नाटक है वो संस्कृत के किस नाटक का अनुवाद है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो किसका अनुवाद है, चोर पंचाशिका का अनुवाद है। और कब लिखा विद्या सुंदर, 1868 में। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी किए। अब अगर हम भारतेंदु युग लेते हैं, भारतेंदु जी के नाटक लेते हैं, तो इसमें दो प्रकार के बन जाते हैं। एक तो उनके अनुदित नाटक आ जाते हैं और दूसरे उनके मौलिक नाटक आ जाते हैं। तो आपको एक तो इस तरीके से याद रखना है कि कौन से नाटक उनके अनुदित हैं और कौन से उनके मौलिक नाटक हैं, क्योंकि प्रश्न पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ये विद्या सुंदर नाटक जो है भारतेंदु जी का किस प्रकार का नाटक है, अनुदित है, मौलिक है, या जो भी है, इस तरह से ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आपको अनुदित रचनाएं एक साइड लिखनी है और मौलिक नाटक एक साइड लिखने हैं। ऐसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने हेतु नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नए नाटककारों को दिशा निर्देश दिया। क्या कह रहा है कि भारतेंदु जी ने नाटक नाम से ही एक नाटक लिखा, नाटक नाम से ही, उसका विषय ही नाटक था, और उसने नाटककारों को ये दिशा निर्देश दिए कि नाटक किस प्रकार का होना चाहिए, जिससे वे जनरुचि के अनुकूल नाटकों की रचना कर सके। जैसे कि हमने पीछे कविता में पढ़ा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य में ये बताया था कि कवि के कर्तव्य क्या होने चाहिए। उसी प्रकार से भारतेंदु जी ने नाटक नामक रचना करके नाटककारों को ये बताया कि तुम्हें किस प्रकार से नाटक करनी चाहिए, नाटक की रचना करनी चाहिए, ताकि जन रुचि के अनुकूल हो आपके नाटक, जनता की उसमें रुचि हो।
उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे नाटकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया जो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं। मतलब ऐसा रास्ता निकाला भारतेंदु जी ने जो भारतीय नाटक एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक मतलब मिला जुला सामंजस्य स्थापित करते हुए उनका रूप प्रस्तुत करते हैं। हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा का अध्ययन करने हेतु उसे निम्न काल वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हिंदी के जितने भी नाटक हैं उसको 3 कालखंडों में हम वर्गीकृत कर देते हैं मुख्य मुख्य कवियों के हिसाब से। तो पहला कालखंड आता है भारतेंदु युगीन नाटक। तो इसमें क्या होगा कि भारतेंदु जी के नाटक मिलेंगे और भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे उनके नाटक। अब आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल, कौन सा कवि या कौन सा नाटककार भारतेंदु मंडल का है या भारतेंदु मंडल का नहीं है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जब भी भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक लिखेंगे तो सबसे पहले तो भारतेंदु के लिखेंगे, उसके बाद इसके मंडल के, इसके साथ के, इसके समकालीन जितने भी कवि थे उनके नाटक हम लिखेंगे। तो दोनों तरीके से आपको आसानी रहेगी, आरोही अवरोही क्रम में भी आपको लगाने में आसानी रहेगी। तो भारतेंदु युगीन में सबसे पहले हम भारतेंदु जी के आज की वीडियो में नाटक पढ़ेंगे और इनकी समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा आता है प्रसाद युगीन। प्रसाद युगीन किसके नाम पर है? जयशंकर प्रसाद जी के। तो इन हिंदी नाटक। दूसरा आता है जयशंकर प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। तीसरा आता है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। यानी कि पहला आता है भारतेंदु युगीन, दूसरा आता है जयशंकर प्रसाद युगीन और तीसरा आता है जयशंकर प्रसाद जी के बाद के नाटककार। प्रसादोत्तर का मतलब है प्रसाद जी के बाद के नाटककार। ठीक है, तो इनकी आप समय सीमा देख लें। भारतेंदु जी का 1857 से 1900 है और प्रसाद युगीन जो हिंदी नाटक है वो सन 1900 से लेकर 1950 ईस्वी तक है। आपको देखो मैं दोनों तरीके से पढ़ाती हूँ, चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव हो चाहे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो। मैं थोड़ी जल्दबाजी नहीं करती हूँ, लेकिन अंततः जब लास्ट में आप पाएंगे कि हाँ उस मैडम ने सही करवा रखा था। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक 1850 के उपरांत जितने भी नाटककार आए और उनके नाटक आए वो सारे प्रसादोत्तर नाटक में शामिल किए गए। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से, अब मैं वो महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ जो नाटक से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे। तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक पूछा जाता है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। ये मैं ऐसे पॉइंट लेकर आई हूँ जिनमें आपको सीधे प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, क्योंकि बच्चे उस तरीके से डिटेल में जाना थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो सबसे पहला आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक मतलब पहला रंगमंच पर अभिनीत किया हुआ नाटक कौन सा था? तो आंसर होगा आपका जानकी मंगल। और जो कि कब खेला गया था? 1868 में। कहाँ खेला गया था? काशी में खेला गया था। और जिसमें लक्ष्मण की भूमिका किसने निभाई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब आप देखेंगे कि एक ही पॉइंट के अंतर्गत आपके कितने प्रश्न तैयार हो जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जानकी मंगल जी में लक्ष्मण की भूमिका किसने निभाई थी? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने निभाई थी। और इसी के संदर्भ में शकुंतला के अभिनय में, शकुंतला भी एक नाटक था, प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। कि जब शकुंतला नाटक की रचना हो रही थी तब उसमें अभिनय करने के लिए मतलब उसमें रंगमंच पर अपना रोल अदा करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूछ मड़ाने के लिए आज्ञा मांगी थी। ये बात प्रसिद्ध है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाटक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टीजीटी पीजीटी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर टीजीटी में। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। ये बातें भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने हिंदी साहित्य के कविता के विकास क्रम में जब हमने भारतेंदु युग पढ़ा था तब भी हमने भारतेंदु जी के बारे में काफ़ी बातें पढ़ी थी। तो भारतेंदु की उपाधि इनको कब मिली थी? 1880 में। कब मिली थी? जब शिव प्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो उसी के समकक्ष इन्होंने क्या किया था कि भारतेंदु जी को मतलब भारतेंदु भारत का चांद नाम की उपाधि दी थी। किसने दी थी? पंडित रघुनाथ ने दी थी।
भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनूदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17। चाहे वो मौलिक नाटक हो चाहे वो अनूदित नाटक हो, दोनों ही नाटकों की संख्या कितनी है? 17। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है, जो कि 1868 में प्रकाशित हुआ था, जो कि संस्कृत के चोर पंचाशिका का क्या है? अनुवाद है। ये आपको याद रखना है। वैसे मैं नीचे सारी बात आपको बताऊंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों पर अब हम प्रकाश डाल लेते हैं। सारी चीजें आपको एक ही साथ मिलेंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है और पहला नाटक है इनका। पहले नाटक, फिर उनका प्रकाशन वर्ष है, फिर किस प्रकार का नाटक है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती किस प्रकार का नाटक है? तो वो एक प्रहसन है। प्रहसन होता है जिसमें हास्य व्यंग्य रचनाएं होती हैं। और फिर हम पढ़ेंगे उस नाटक का विषय। तो सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, अन्यत्र कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे भी इस वीडियो को आसानी से देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कौन से मौलिक नाटक, मतलब इनके मूल नाटक है, किसी दूसरे नाटक का अनुवाद नहीं है। तो हिंसा, वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1873। और नाटक किस प्रकार का है? ये एक प्रहसन है। और नाटक के विषय क्या है? सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया है। यानी कि समाज में जो सामाजिक और जो धार्मिक विसंगतियां थी, धर्म के नाम पर जो पाखंड थे, उन सब से संबंधित इन्होंने एक व्यंग्य किया है। तो ये एक प्रहसन है। दूसरा नाटक आता है विशस्य विस्मोत्थम। विशस्य विस्मोत्थम, इसकी रचना कब हुई? 1876 में। ये आपको वैसे याद हो जाएंगे या ट्रिक मेरे को बताऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ट्रिक से करवाइए। ये क्या है रचना के दृष्टिकोण से? ये किस प्रकार का नाटक है? तो एक भाण है, एक पात्रीय नाटक है, एक पात्रीय नाटक है जिसे भाण कहते हैं। और इसका नाटक का विषय क्या है? बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। ठीक है। तो वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती, हमें विशस्य विषमोस से क्या कह रहे हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, विष 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 नहीं घोलना चाहिए, हिंसा करके हमें प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है। आगे इस तरीके से आप रचनाएं याद करते हैं। मतलब ये नाटक किसके हैं? भारतेंदु जी के। पहले मैं आपको इनकी ट्रिक बता देती हूँ कि भारतेंदु जी के नाटक हैं। भारतेंदु जी कहते हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती। आप इस तरीके से मतलब निकाल सकते हैं कि हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, विशस्य विषमोस्त से हमें विष नहीं फैलाना चाहिए। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, वेदों के मार्ग पर चलना चाहिए, विष नहीं फैलाना चाहिए, प्रेम का संदेश देना चाहिए। प्रेम जोगनी चंद्रावली के साथ हमें कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, विष नहीं फैलाना चाहिए। कौन कहते हैं ये बात? भारतेंदु। तो इससे आपको ये भी याद रह जाएगा कि ये नाटक किसके हैं? भारतेंदु जी के हैं। तो देख लेते हैं प्रेम जोगनी, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1875 में। 4 अंकों की एक क्या है? नाटिका है। प्रेम जोगनी नाटक नहीं है, क्या है? नाटिका है। और काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है। नेक्स्ट है चंद्रावली। चंद्रावली भी क्या है? नाटिका है। और वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है इसमें। तो चंद्रावली, फिर आप, मैंने ट्रिक बताई चंद्रावली तक, तो आपको फिर भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। तो भारत की दुर्दशा किसने कर दी? चंद्रावली ने भारत की दुर्दशा कर दी नील देवी के साथ मिलकर अंधेरे में। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। और चंद्रावली नाटक जो है 1876 में प्रकाशित हुआ था। नाटक के प्रकार के दृष्टिकोण से एक नाटिका है। भारत दुर्दशा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका प्रकाशन 1880 में हुआ। ये नाट्य या राशक है, ये याद रखना है आपको। भारतवर्ष, इसका विषय क्या है? भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा। ठीक है। भारत दुर्दशा, जिसने भारत की दुर्दशा की, उसी अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नील देवी, नील देवी जैसे आपको पता है, नील देवी लेडी है, गीत गाती है, गीति रूपक है। राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिनिष्ठा। मतलब नील देवी कौन है? एक राजपुतानी है, एक गीत गाती है। ठीक है।
और इसमें राजपूतानी से आपको याद आ जाएगा कि राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है अंधेर नगरी। ये तो सबने पढ़ रखा होगा, फोर्थ हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में भी है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा उसके नाम से उसी पर आधारित है ये। तो ये भी इसका प्रकाशन 1881 में ये एक प्रश्न है। और राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया है। तो ये बहुत ही आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं अब अनुदित नाटक आएंगे। मौलिक नाटक थे ये भारतेंदु जी के, और उससे संबंधित कुछ एक और नाटक है इनका मौलिक नाटक, सती प्रताप। सती प्रताप का प्रकाशन वर्ष 1883 में हुआ, एक पौराणिक नाटक है। और सती सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। आप सभी को ये तो इसी से पता चल जाए कि सावित्री जो है अपने पति के साथ सत्यवान को क्या है मृत्यु के देवताओं से वापस ले आई थी, तो सती की महत्ता का प्रतिपादन है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, फिर इनके अनुदित नाटक हम पढ़ेंगे। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताई। कोई आपसे पूछ ले कि भारतेंदु जी ने एक नाटक नामक रचना लिखी, उसमें नाटक का उद्देश्य की चर्चा करते हुए नाटक के 5 उद्देश्य बताई, या तो हास्य या श्रृंगार या कौतुक, समाज संस्कार या देश वत्सलता। मतलब देश के प्रति भाव या सामाजिक कोई संस्कारित कोई बात हो, कौतुक मतलब कोलाहल मचाने वाली कोई बात हो, या उसमें श्रृंगार की प्रधानता हो या फिर हास्य की प्रधानता हो। इस प्रकार से 5 उद्देश्य बताई। और नेक्स्ट है देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। जैसे कि इसने उद्देश्य बताए, तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, देश वत्सलता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु जी ने ये नाटक लिखे। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। और ब्रज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए, तथा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की थी। आपसे पूछ ले कि उन्होंने अंधेर नगरी की रचना क्यों की थी, तो इन्होंने क्यों की थी कि नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की थी। और किस लिए की थी? बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए की थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की, ये बात भी आपको याद रखनी है। और काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे, ये भी इतना वो नहीं, आप पढ़ो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बाकी इस तरीके के प्रश्न कहीं पूछे नहीं गए हैं। अब आती है काम की बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन सी? एक कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित, ये जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया तब ये प्रश्न पूछा गया था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित मासिक पत्रिका है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका नाम था। बाला बोधनी बदल दिया गया था इसका नाम। बाला बोधनी 1874 में प्रकाशित, ये महिलाओं से संबंधित थी। अब ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु जी की कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी, तो बाला बोधनी थी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, और 1874 में प्रकाशित हुई थी। तीनों ही महत्वपूर्ण है, टीजीटी वाले बच्चे विशेषकर इसे नोट कर लें, इसी तरीके के प्रश्न आपके बनेंगे। भारतेंदु ने कविता संवर्धनी सभा और तदीय तदीय है ये पेनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की, ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। और 1874, कहीं कहीं आपको 1873 भी पेपर में दिया हुआ मिलेगा बुक्स में, ये 1800 है, ये भी दिया हुआ मिलेगा। तो ये भारतेंदु ने ही किए थे इन सभी की स्थापना, कविता संवर्धन सभा, तदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब, तीनों की स्थापना भारतेंदु ने की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहे 10 किताबों से पढ़े, चाहे 5 किताब, चाहे 2 से, सभी एक ही बातें आपको, उनकी सारी बातें आपको एक ही जगह पर दी जा रही हैं। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है पॉइंट,
हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 में की। अभी मैंने बताया था आपको, नाटक नामक एक निबंध लिखा जिसमें नाटककार का कैसे रचना करनी चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इस निबंध में भारतेंदु जी ने नाटककारों को बताया कि नाटक में क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, और उसकी रचना कब की थी? 1883 में। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत दुर्दशा हिंदी का पहला किस प्रकार का नाटक है? तो राजनीतिक नाटक है और एक मौलिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अब अनुदित नाटक हम देख लेते हैं। ये इन्होंने अनुवाद किया दूसरे नाटकों से, जो दूसरी भाषाओं के नाटक थे और जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो सारी बातें हम यहाँ से पढ़ेंगे कि अनुदित जो नाटक थे, एक तो रत्नावली, दूसरे नंबर पर विद्या सुंदर, 3 पर पाखंड विडंबन, 4 पर धनंजय, और ये सीक्वेंस में है, 5 पर मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, और एक आगे और है। तो ये इनके कौन से थे? अनुदित नाटक है। आप इस प्रकार से अपने नोट्स बना लेंगे। प्रकाशन वर्ष क्या है? रत्नावली 1868 में प्रकाशित हुआ, और विद्या सुंदर 1868 में, पाखंड विडंबन 1872 में, धनंजय 1873 में, मुद्रा राक्षस 1878 में, और दुर्लभ बंधु 1880 में। अगर आप सन भी इसलिए याद रख लेते हैं कि महत्वपूर्ण नाटककार है और इसके किसी नाटक का सन पूछा जा सकता है, वैसे सन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें एक बार सीक्वेंस से याद कर लें। बाकी देखते हैं कि जो रत्नावली था ये संस्कृत का था, और मूल नाटककार कौन है? इसका हर्ष है। ये सब आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दो एक बातें, जैसे मुद्रा राक्षस पूछ लेते हैं कि जो विशाख दत्त द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस, इसका हिंदी में अनुवाद किया। दुर्लभ बंधु का भी पूछ लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद किया दुर्लभ बंधु नाम से। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से है, मूल नाम इसका ये है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मतलब ये तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो चीज़ है ना आपकी, ये इम्पोर्टेंट है तीनों के तीनों। कि रत्नावली जो है, मूल नाटक क्या था? ये रत्नावली नाटिका, और भारतेंदु जी ने किस नाम से लिखा इसे? रत्नावली नाम से ही। संस्कृत के चोर पंचाश का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद। तो ये मूल नाटक तो क्या था? ये संस्कृत के चोर पंचासी का, ठीक है। और इसका भारतेंदु जी ने किस नाम से इसका अनुवाद किया? विद्या सुंदर के नाम से। प्रबोध चंद्रोदय का किस नाम से अनुवाद किया? पाखंड विडंबन से। ऐसे पूछ लेते हैं। धनंजय तो धनंजय ही है, मुद्रा राक्षस नाम रख लिया। फिर से एक शेक्सपियर का एक नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका किस नाम से अनुवाद किया भारतेंदु जी ने? तो दुर्लभ बंधु नाम से किया। ये आपको याद रखना है। बाकी सारे संस्कृत के हैं। विद्या सुंदर ये बंगला का था, और बाकी सारे संस्कृत के थे, और मर्चेंट ऑफ वेनिस ये अंग्रेजी का था। और उसके बाद और देख लेते हैं। कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, ये कर्पूर मंजरी था ये, ठीक है। और ये प्राकृत में लिखा हुआ था, तो कर्पूर मंजरी नाम से ही लिखा। और चंड कोसी का जो नाटक था उसको भारतेंदु जी ने सत्य हरिश्चंद्र के नाम से प्रकाशित किया। और भारत माता जो नाटक था उसका भारतेंदु जी ने अनुवाद किया, तो किस नाम से किया? भारत जननी नाम से किया। तो ये इनके सन हैं, ये सारे आप लिख लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक कौन कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको पता है जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी इन्होंने, एक नील देवी में पागल की भूमिका निभाई, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। जो अभी मैंने आपको अनुदित नाटक बताए, उनकी वहाँ पर उनका नाटक का विषय नहीं था। अब नाटक का विषय, जैसे कि मैंने आपको मौलिक नाटकों में नाटक का विषय बताया था, पूछ लेते हैं कई बार, अक्सर यूजीसी नेट और इनमें पूछे जाते हैं कि उसका वर्ण्य विषय क्या है। किस मतलब, विषय का मतलब होता है कि उसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में है वो नाटक। तो रत्नावली का विषय क्या है? ये एक अपूर्ण नाटक है इनका। विद्या सुंदर प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। मतलब विद्या सुंदर जो नाटक है, उस नाटक का विषय क्या है कि उसमें क्या है कि प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर बताया गया है।
पाखंड विडंबन की विषय क्या है? इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश दिया है। और धनंजय में क्या किया गया है? इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। ये इसका विषय है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में क्या किया था? यह एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित है। तो मुद्रा राक्षस के याद रखेंगे कि चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। धनंजय में क्या किया गया है? धनंजय ने अकेले परास्त किया था, इस प्रकार से याद रख लेना। दुर्लभ बंधु जो कि शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है इसमें। और कर्पूर मंजरी में क्या है? उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, तो आपको टिक लगाना है, आप लगा देंगे। सत्य हरिश्चंद्र में सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत है। भारत जननी में क्या किया गया है? इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं कि भारत जननी की क्या दुर्दशा कर दी। तो ये थे भारतेंदु जी के कुछ मौलिक नाटक और कुछ अनुदित नाटक, और ये था उन अनुदित नाटक का विषय। सारी चीज़ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अपने हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चाहे फिर वो टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे आपकी चंडीगढ़ की हो, चाहे DSSB की हो, चाहे KVS की हो, चाहे UGC नेट की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑब्जेक्टिव की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है।